एरोप्लेन लैंड हुआ है बेंगलोर में, लेकिन झारखंड में धुआं उठा है। तो ये उनकी बेईमानी का नतीजा है। अगर वो बेईमान नहीं होते, वे अगर भ्रष्टाचारी नहीं होते, तो मेरा जन्म एक राजनीतिक के रूप में नहीं होता। कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारी बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ नहीं बचा है, तो मजदूरों को भी कहीं ना कहीं जो भी सरकारें हैं केंद्र की हैं, उन तक अपना संदेश मजबूती के साथ पहुंचाना होगा। कर्नाटक के ही कन्नड़ अधिकारी थे, हाँ, वो ड्यूटी में थे, फिर उन्होंने अपना जो ड्रेस था, जो ड्यूटी पीरियड का ड्रेस पुलिस का होता है, उसको चेंज करके हमारे पास आए, फोटो लेके गए। तो ये मामूली बात नहीं है। रोना कायरों का काम होता है। हम लोग झारखंडी हैं, राढ़ हैं, बहादुर हैं, और हम पत्थर को भी टुकड़े टुकड़े कर कर उसमें भी धान उगाने की हैसियत कुव्वत रखते हैं। तो जब भी यहाँ प्रवासियों से मिलते हैं तो थोड़ा सा पीड़ा का अनुभव होता है, लेकिन फाइनली ये एक आशा दिखती है कि हम लोग कितने संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोग बेंगलोर में भी लोगों का यही कहना है कि आपके आने से हमें ये तो मिला कम से कम कि हमें आभास हुआ कि हमारे इतने लोग यहाँ हैं, तो भविष्य में हम लोग जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो हमारी जब भी कोई समस्या होगी तो हम लोग लड़के काम करेंगे। और बिल्कुल आज के डेट में लड़का लोग नारा लगाता है, झंडा ढोता है, गाड़ी में पेट्रोल भरता है, होटल में बैठ के चिकन खाता है, नेताजी का जिंदाबाद करता है। लेकिन ये उनको पता नहीं था, और पंखा भी बंद किए कि खांसी है, हमारे चलते इनको भी तकलीफ हो रही है। तो और पसीना भी थोड़ा थोड़ा हम लोग को आने लगा है कि सही बात, टेम्परेचर बहुत हाई, एल्वेस्टर है, लेकिन उनको तकलीफ इस बात की है कि ये लड़का विचारधारा है। शरीर को नष्ट किया जा सकता है, विचारधारा को नहीं। सालों में जितना नेता पनपा, उनको पता है कि ये लड़का अगर रह गया तो सबकी वाट लगा देगा, खटिया खड़ी कर देगा, क्योंकि इसके पास इसके विचारों में शक्ति है, विचारों में जान है। और उसका प्रमाण है कि राजगंज की सभाओं को मेरा रोका गया, बागमारा की सभाओं को। जयराम दादा, हमने यहाँ रूम का पूरा स्थिति का जायजा किया तो देखा कि एक ही रूम में लोग रहते हैं, इतना टेम्परेचर हाई रहता है। बेंगलोर जैसा शहर में टेम्परेचर हाई रहता है, जबकि झारखंड जैसे हमारे प्रदेश है वहाँ पे तो बड़ा बड़ा ज़मीन है, बड़ा बड़ा जगह है, बड़ा बड़ा रूम है, वहाँ पर भी ये लोग जीवन यापन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं, इस कमरे की हालत को हम लोग भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और अगर मैं अपनी नज़रों से इस कमरे का लंबाई चौड़ाई अगर नापने जाऊँ तो मुझे लगता है शायद 15 फीट होगा। 15 बाई 15 का एक कमरा है, जिसमें लगभग 8 हमारे नौजवान भाई बंधु लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो लोग यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और एक छोटे से कमरे में उनकी सारी दुनिया है। इसी में उनका जो बक्सा है, बैग्स हैं, और उनका जो कपड़ा सुखाना भी देख रहे हैं कमरे में ही सुखाया जा रहा है। या इसी कमरे में पूजा का स्थान है। इसी कमरे में अगर कुछ उन्होंने ट्रॉफियाँ भी जीती हैं तो वो भी दिख रहे हैं। अगर उन्हें कहीं से गिफ्ट भी मिला है तो इसी कमरे में है। उनके सारे साधन, सारे सामान एक कमरे में आज माने कैद है। तो कह सकते हैं कि अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए हमारे प्रवासी भाई बंधुगण कितनी तकलीफ़ को सहते हुए, कितना मेहनत और संघर्ष करते हुए आज अपने प्रदेश से बाहर आकर अपनी जीविका का जो साधन है उसे उपार्जन करने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पीड़ा का अनुभव मुझे लगता है अगर इसी प्रकार से अगर रिपोर्टिंग की जाएगी तो ये राज्य तक पहुँचेगा। और राज्य के जो हुक्मरान हैं, जिनके नाम पर करोड़ों का अपने नाम से निजी संपत्ति है, वे लोग सोचेंगे कि ये राज्य हमें किस लिए मिला था और इस राज्य को हमने किया क्या। क्योंकि उन तक शायद प्रवासी रहे या मजदूर रहे, उनकी पीड़ा का जो दर्द है वो नहीं पहुंच पाता है। वे हमेशा अपने ऐशो आराम की जीवन में व्यस्त रह जाते हैं। वो हमेशा हाईटेक ज़िंदगी में लग्जरी गाड़ियों के साथ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उठने बैठने में उनका जीवन व्यस्त रह जाता है, और उनको आभास भी नहीं होता है कि हमारे प्रवासी किस पीड़ा के साथ रहते हैं। दादा, उनको तो आभास नहीं हो पाता, लेकिन आप क्योंकि अपने लोगों से मिलने आए, कहीं ना कहीं आपके ज़िला के, प्रखंड के हैं, काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो जब इस परिस्थिति में अपने लोगों को पाते हैं तो दिल से कैसा एक मतलब भावना निकलता है? देखिए, अंतरात्मा से एक रोने की आवाज़ आती है, लेकिन रोना कायरों का काम होता है। हम लोग झारखंडी हैं, राढ़ हैं, बहादुर हैं, और हम पत्थर को भी टुकड़े टुकड़े कर कर उसमें भी धान उगाने की हैसियत कुव्वत रखते हैं। तो जब भी यहाँ प्रवासियों से मिलते हैं तो थोड़ा सा पीड़ा का अनुभव होता है, लेकिन फाइनली ये एक आशा दिखती है कि हम लोग कितने संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग कितने मेहनत करने वाले लोग हैं। ये कमरे का तापमान, यहाँ हाड़ मांस गल जाएगा एक इंसान का अगर यहाँ आकर बैठेगा तो, लेकिन यहाँ 8 लोग एक 15 बाई 15 के कमरे में उस तापमान को झेलते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी मंजिल और ख्वाबों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके लिए दुआ करता हूँ कि इनका सेहत, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे,
और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ तक आए हैं वह उद्देश्य इनका पूरा हो। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार, अपने राज्य के जनप्रतिनिधिगण, उन तक भी संदेश दूंगा कि जब समय मिले, इसलिए मैं बार बार कभी शमशान से जाके उनको कहता हूँ कि लेकर क्या जाओगे यार, इतना इतना, किसी का रांची में 4 जगह अपार्टमेंट है, किसी का धनबाद में है, किसी का राज्य से बाहर है, किसी का देश से बाहर है, तो आप अपने लिए इतने पैसे कमा के रखे हो कि मुझे लगता है अगर आप थोड़ी सी ईमानदारी दिखाएं तो मुझे लगता है प्रवास की कम से कम 15 to 20% समस्या का समाधान हो जाएगा। और धीरे धीरे प्रयास करते करते निश्चय, और मेरा भी मानना है कि अगर प्रवास अगर कोई करे तो अधिकारी बनने के लिए करे। अगर किसी को अधिकारी बनना है तो उसकी इच्छा है कि राज्य उसको डिजर्व नहीं कर पाए, वो कनाडा चला गया, वो अमेरिका चला गया, लेकिन एक मजदूर बन के एक मामूली तनख्वाह में अपने हाड़ मांस को, अरे हाँ बिल्कुल, हाड़ मांस को गला के उस उद्देश्य के लिए अगर वो बाहर जाता है, प्रवास करता है, तो ये पीड़ा का विषय है। अधिकारी बनने के लिए कोई बाहर जाता है, आपत्ति नहीं है, लेकिन मजदूर बन के बाहर जाता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मजदूरों को अपने दायरे में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार का सृजन हो, ये भारत सरकार को भी सोचना चाहिए। दादा, देखा जाता है कि झारखंड में भी बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, 12 तल्ला 15 तल्ला, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में बनते हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ पे आके मजदूरी करते हैं। वहाँ पे तो उनको घर के बगल में भी तो रोजगार दिया जा सकता है, क्यों, अगर जनप्रतिनिधि चाहेंगे तो। देखिए, सारी समस्या का समाधान पॉलिसियों से है। और राज्य झारखंड राज्य यहाँ से आने के बाद हम लोग कर्नाटक की स्थिति को जानने का प्रयास किए, तो यहाँ तो स्पष्ट है कि मतलब जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता है, लेकिन झारखंड एक मात्र राज्य जिसमें ये पहचान ही नहीं हो पाई कि झारखंडी है कौन। इसीलिए लगातार उनके अधिकार को छीना जा रहा है। लगातार लोग कहीं से भी आते हैं, थोड़ा सा चालाक लोग हैं, उनके पास धन बल है, कुछ पैसा देकर, घूस देकर, रिश्वत देकर उनके कामों को झटक लेते हैं, और जब वो एक जगह अस्थायी होते हैं तो फिर अपने रिश्ते नातों को लाकर घुसाने का प्रयास करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के साथ छलने जैसा काम हो रहा है। तो मेरा मानना है अगर कोई मजदूर रहे तो अपने राज्य की सीमा में मजदूरी करे, ताकि अपने परिवार को 2 वक्त समय दे सके, 2 वक्त की रोटी कमा सके। अधिकारी बन के जिला से, राज्य से बाहर जाए तो आपत्ति नहीं। दादा, आप देखे होंगे, आप बेंगलोर शहर अगर आए तो घूमे भी होंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्नाटक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही हाई लेवल का है। तो झारखंड, हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि यहाँ का जो लीडरशिप है, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं झारखंड से बेटर होगा, तभी यहाँ का जो भी लोग है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया है। तो इस तरह का पॉलिटिकल विलनेस क्या झारखंड में जग सकता है, ताकि वहाँ का लोगों का विकास हो सके, वहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़े? हाँ, निश्चय ही बदलते झारखंड इन चीज़ों की डिमांड्स कर रहा है कि वहाँ भी इस प्रकार की सुविधाएं हों, इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो पॉलिटिशियन में, वहाँ जो भी कार्य करने वाले IAS हों। तो इससे क्या होता है कि राज्य में एक बदलाव का संकेत देखने को मिल रहा है। तो मेरा भी मानना है कि जिस प्रकार के यहाँ पर आप देख रहे हैं बुनियादी ढांचे तैयार किए गए हैं, जिस प्रकार के टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ के विकास के कार्य के लिए किया जाता है, और जिस प्रकार यहाँ की गवर्नेंस बहुत अच्छा कार्य करती है, अपने राज्य के हित के लिए जो भी गवर्नमेंट आप देखें, लेकिन केवल झारखंड इसलिए नहीं स्टेबल हो पाया है क्योंकि वहाँ झारखंड के लोग मैक्सिमम नहीं है। वहाँ जितना भी जहाँ कार्य होता है, जैसे ठेकेदारी की अगर बात करें, चूँकि आज सारा चीज़ ठेकेदारी सिस्टम में है, पुल का हो या फिर कोई मेट्रो का हो, सब जगह ठेका चलता है, तो वहाँ मैक्सिमम गैर झारखंड के लोग ठेका लेते हैं। तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, मिलावट का काम ज़्यादा करेंगे, और मिलावट का काम ज़्यादा करेंगे, भ्रष्टाचार ज़्यादा पनपता है। तो इसीलिए जब तक झारखंड में झारखंडी आइडेंटिफाई नहीं होगा, जब तक उस राज्य के मूल निवासियों को अधिकार नहीं मिलेगा, विकसित होना, विकास के रास्ते पर जाना असंभव दिखता है। दादा, भारत देश का सबसे बड़ा विधानसभा बेंगलोर में है, सबसे बड़ा विधानसभा, और बेंगलोर जैसे शहर में चारों ओर मेट्रो दौड़ रही है, लेकिन झारखंड में देखा जाता है कि जहाँ पे कोयला मिलता है, जहाँ पे सोना मिलता है, वहीं पे पटरियाँ बिछाई जाती है, और वहाँ से पटरियाँ बिछा करके संसाधन को खींचा जाता है, निकाला जाता है। लेकिन पब्लिक का आवागमन के लिए, उनका मार्केट आने जाने के लिए, चाहे और भी सुविधा के लिए ट्रेन का पटरी नहीं बिछाया जाता है। किस रूप में देखते हैं? हाँ बिल्कुल, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे आप देखिए हजारीबाग के जो मेन क्षेत्र है वहाँ ट्रेन नहीं है क्योंकि वहाँ कोल्स नहीं था। आप धनबाद में देखिए, धनबाद के गली गली में आपको जहाँ जहाँ कोल्स है वहाँ ट्रेन घुस चुकी है। तो इसका उद्देश्य था कि जो हमारे मिनरल्स हैं उनको उन ट्रेन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बाहर करके बड़े पूंजी की और बड़ी लागत के साथ व्यापारियों को बेचा जाए, उद्योगपतियों तक पहुंचाया जाए, और इसी कारण क्या हुआ, राज्य का दोहन करने का काम किया गया है। तो अब बदलता झारखंड, बदलते नौजवान, आने वाली भावी पीढ़ी इस चीज़ को समझ रही है कि हमारे साथ होना क्या चाहिए और हुआ क्या है अब तक। तो मुझे लगता है कि अब झारखंड के लोग भी इन चीज़ों को समझेंगे और
जन चेतना का जो संचार हुआ है उसके माध्यम से उस राज्य में बदलाव आने की संभावना दिखेगी। दादा, आप लगातार झारखंड में आंदोलन करते हैं और आंदोलन करते करते अपने लोगों को जगाने के लिए बेंगलोर जैसे प्रदेश में आ गए। आप लगातार 2 दिन बेंगलोर दौरे में हैं, अपने प्रवासी मजदूर से मिल गए। रात के अभी 9 या 10 बज रहे होंगे। इतने रात में भी आप लगातार अपने लोगों से जहाँ जहाँ वो काम करते हैं, दिन में तो काम में चले जाते हैं, तो रात में आप मिलने के लिए आ रहे हैं। लग रहा है कि आप जगह पाने में सक्षम हो रहे हैं और आप मतलब लोगों को एकजुट कर पा रहे हैं अधिकार लेने के लिए। देखिए, हम लोग कुछ तो सफल हैं, इसलिए कि आज झारखंड में तो हम लोगों ने लोगों को कनेक्ट किया। आज इससे पहले देखिए, इससे पहले धनबाद का कितना लड़का बोकारो को लड़के को जानता था, या फिर रामगढ़ का कितना लड़का गिरिडीह के लड़कों को जानता था, नहीं जानता था। लेकिन ये आंदोलन है जिसके कारण इतना कनेक्ट हुआ कि आज आप एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमने झारखंड में ही लोगों को कनेक्ट नहीं किया, ना झारखंड में ही जगाने का काम किया। आज बेंगलोर में पूछिए कि इससे पहले आप एक दूसरे को कितना जानते थे, नहीं। जब से ये हम लोग आए, हाँ बिल्कुल, लोग भी कर रहे हैं कि चलिए आपके बहाने कम से कम हम लोग जान तो पाएँ कि झारखंड के लोग इतनी संख्या में यहाँ रहते हैं। मुंबई भी गए तो वहाँ भी बोला कि हम लोग को खुद आभास नहीं था, हम लोग सिर्फ पढ़ते थे कि इतने लोग हैं, लेकिन आज आंखों के सामने देखे कि झारखंड के इतने लोग मुंबई में रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बेंगलोर में भी लोगों को यही कहना है कि आपके आने से हमें ये तो मिला कम से कम कि हमें आभास हुआ कि हमारे इतने लोग यहाँ हैं। तो भविष्य में हम लोग जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो हमारी जब भी कोई समस्या होगी तो हम लोग लड़के काम करेंगे। और बिल्कुल जहाँ तक विचारधारा की बात है, मैं आपको कल ही क्या बात है, कोई कर्नाटक के ही कन्नड़ अधिकारी थे, हाँ वो ड्यूटी में थे, जो हम लोग का सभा का कार्यक्रम था वो ड्यूटी में थे शायद, और फिर उन्होंने अपना जो ड्रेस था, जो ड्यूटी पीरियड का ड्रेस पुलिस का होता है, उसको चेंज करके हमारे पास आए और फोटो लेके गए। तो ये मामूली बात नहीं है, एक साधारण सा लड़का भी अधिकारी हैं, वही कर्नाटक के अधिकारी हैं, अभी ड्रेस बदल के आए क्यों? क्योंकि उस विचारधारा से जिन विचारों का हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं वो अभी सहमत रखते हैं। क्या लगता है दादा, आप पूरे देश में अभी फिलहाल घूम रहे हैं, सुनने में है कि अगला प्रोग्राम आपका हैदराबाद में, फिर सुनने के गुजरात में होने वाला है, तो सभी जगह मजदूर को इकट्ठा करके 2024 में किस रूप में आप लोग मतलब खुद को प्रदर्शित करेंगे, परफॉर्म करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि मान के चलिए 20 लाख वर्कर्स हमारे झारखंड के यहाँ रहते हैं। मान के चलिए अगर हम लोग 25% तक ही पहुँचते हैं, 25% यानी 5 लाख, तो अगर 5 लाख वर्कर्स तक भी अगर हम लोग पहुँचते हैं तो 5 लाख वर्कर्स के पास उसके परिवार में 5-5 लोग हैं, यानी 5 को फिर 5 से लेके जाएंगे तो 5-5 से 25, यानी 25 लाख लोगों तक हम पहुँचेंगे। और 25 लाख लोगों तक पहुँचेंगे बहुत बड़ी बात होगी, और उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हमारे लोग किस अवस्था में वहाँ रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वरना आज तक जो भी, ऐसा नहीं कि झारखंड के और लीडर्स यहाँ नहीं आते हैं, किसी सभा में इसी कमरे में बैठकर मीटिंग करते हैं, फिर अपने लग्जरी गाड़ियों में या फिर हवाई यात्रा के साथ वापस चले जाते हैं। लेकिन हम लोग जब भी आए हैं, महाराष्ट्र में आए, हम 42 को सभा किए। मुझे लगता है कोई भी झारखंड का लीडर ज़िंदगी में 42 सभा आउट ऑफ स्टेट नहीं किया होगा। हमने 6 दिन में किया है, यानी 10 बजे होता, 10 तो छोड़िए, 3 बजे रात तक लोग हमारी प्रतीक्षा करते थे, और जहाँ जहाँ गली कस्बा मोहल्ला वो जहाँ रहते हैं वहाँ जाने का काम किए, ताकि हमें अनुभव होगा, हमें भी सीखना होगा, हमें उन्हें जानना होगा कि किस अवस्था में रहते हैं, यानी हमें भी उन चीज़ों को आत्ममंथन करना होगा। दादा, ये सब तो वो लोग का दर्द है और आप दर्द को बयां कर देते हैं, इसलिए वे लोग आपके बातों को सुनने के लिए 3-3 बजे रात तक जगते हैं। तो इसका आप मतलब इसका जो है आपको मतलब फ़ायदा किस प्रकार से देंगे अगर मान लीजिए आप सत्ता में आते हैं तो? जाहिर सी बात है, पॉलिसियाँ बनाकर जो हमारे निजी क्षेत्र हैं वहाँ भी पॉलिसियाँ बनाई जाएगी। राज्य सरकार बाध्यता के साथ कंपनियों को वहाँ कार्य करने के लिए बाध्य करेगी, जो राज्य की शक्तियाँ हैं उसका उपयोग करेगी अपने मजदूरों के हितार्थ के लिए। मैं बार बार वही बात दोहराऊंगा कि कोई अधिकारी बन के कहीं जाए, मान के चलिए अगर हम एक काबिल डॉक्टर हैं, अगर भारत देश हमको लगता है कि संतोषजनक पेमेंट नहीं कर पा रहा है, सपोज दैट, तो वो कनाडा जा सकता है, अमेरिका जा सकता है, लेकिन क्या मजदूर बनने के लिए कोई जाएगा कहीं? मजदूरी उस राज्य में, उस जिला में, बल्कि प्रखंड स्तरीय होनी चाहिए, ताकि वो शाम को अपनी साइकिल में पैडल मारता हुआ फिर अपने घर आए, अपने बीवी बच्चों के साथ शेयर करे, साझा करे और फिर सुबह की तैयारी करे। जयराम महतो गरीबों की बात करते हैं, गरीबों का जो दर्द है उसको बयां करते हैं, इसलिए इनको लाखों युवा चाहते हैं और इसमें एज का कोई लिमिट नहीं, बच्चे भी चाहते हैं, बूढ़े भी चाहते हैं। जयराम महतो अपने आप को किससे इंस्पिरेशन और अपने आप को कैसे इतना मोटिवेट करते हैं कि आप लगातार खांसते रहते हैं, इलाज भी करवाते हैं और लोगों से जाके मिलते हैं, और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिल पाती है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ शक्ति है, ये लाचार बेबस मजदूर जो हमारे लोग हैं उनकी दुआओं में है शक्ति।
सही बात है। आज अगर कोई भी लीडर भारत का रहे चाहे विश्व का रहे, मैं अपनी बड़ाई और तारीफ करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं आज बीते 7-8 से 10 दिन से हम लगातार कंटिन्यू खांस रहे हैं, बाकायदा सभाओं में खांसते हैं। कई मरतबा मतलब हॉस्पिटलाइज भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो शेड्यूल हुआ है उसको मेंटेन करने में लगे हैं। इसलिए मेंटेन करने में लगे हैं ताकि लोगों की पब्लिक जो है उसको एक सेकंड के लिए भी हमारे प्रति कोई निराशा नहीं हो। अगर मान के चलिए हम नहीं आते तो लोगों को निराशा होती, वे नहीं ना समझ पाते कि हम बीमार हैं या नहीं है। तो हम लोग का कन कन, हम लोग का रग रग राज्य के लिए, राज्यवासियों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। दादा, आपका प्रखंड स्तरीय जो प्रसार का काम है वो चल रहा है और बहुत सारे लोग जो है आपके ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं। ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? लोकसभा चुनाव के लिए कुछ 5-6 महीना ही शेष मान लीजिए बचे हुए और आप लोकसभा चुनाव में परफॉर्म भी करने वाले हैं, तो ये काम आपका कब तक विस्तार का काम खत्म होगा? मुझे लगता है 2023 की समाप्ति से पहले ये विस्तार का कार्य हम लोग का हो जाएगा और बेहतर तरीके से हो जाएगा। लेकिन दादा, आप यहाँ गरीबों से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन धुआं कहीं और झारखंड में कुछ लोगों को मतलब तकलीफ हो रही है। हाँ, देखिए, विचारधारा से हर किसी को तकलीफ होती है। उनको लगा था कि ये लड़का नारा लगा, जो कि आज के डेट में लड़का लोग नारा लगाता है, झंडा ढोता है, गाड़ी में पेट्रोल भरता है, होटल में बैठ के चिकन खाता है, नेताजी का जिंदाबाद करता है। लेकिन यहाँ तो अलबेस्टर रूम में हाई टेम्परेचर में बैठे हैं। लेकिन ये उनको पता नहीं था और पंखा भी बंद किए कि खांसी है। हमारे चलते इनको भी तकलीफ हो रही है। तो और पसीना भी थोड़ा थोड़ा हम लोग को आने लगा है कि सही बात, टेम्परेचर बहुत हाई एल्वेस्टर है। लेकिन उनको तकलीफ इस बात की है कि ये लड़का विचारधारा है, शरीर को नष्ट किया जा सकता है, विचारधारा को नहीं। और 23 सालों में जितना नेता पनपा, उनको पता है कि ये लड़का अगर रह गया तो सबकी वाट लगा देगा, खटिया खड़ी कर देगा, क्योंकि इसके पास इसके विचारों में शक्ति है, विचारों में जान है। और उसका प्रमाण है कि राजगंज की सभाओं को मेरा रोका गया, बागमारा की सभाओं को रोका गया। आज मान के चलिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी हर जगह सभा कर रहे हैं। क्या आपने सुना कि उनकी सभा में जाने से किसी ने किसी को मना किया कि तुमको वहाँ नहीं जाना है? किसी को फोर्स किया, धमकाया कि तुमको नहीं जाना है? लेकिन हमारी सभाओं में लोगों को जाने से रोका जा रहा है। हम क्या है, ना हम वार्ड है, ना सांसद हैं, हम कुछ नहीं, फिर भी हमारी विचारधारा को उन तक पहुंचने से रोका जा रहा है। इन उनको भी डर है कि उनका पाँव, उनकी जो ज़मीन है वो खिसक रही है। धुआं झारखंड में होना स्वाभाविक है, सही बात है। एरोप्लेन लैंड हुआ है बेंगलोर में, लेकिन हमें लगता है कि वहाँ झारखंड में धुआं उठा है। तो ये उनकी बेईमानी का नतीजा है। अगर वो बेईमान नहीं होते, वे अगर भ्रष्टाचारी नहीं होते, तो मेरा जन्म एक राजनीतिक रूप में नहीं होता। तो दादा, अगर दुश्मन बाहरी हो तो उसका सामना किया जा सकता है, लेकिन अपने लोग जब कर रहे हैं तो फिर आपको उन्हीं लोगों से फिर वोट लेना, उन्हीं लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगना है, तो फिर इस चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे? नहीं, देखिए, लोगों से मेरी कोई आपत्ति नहीं है। जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष है, मान लीजिए वो लोगों को बरगलाते हैं। नहीं, लोग हमारे साथ हैं। लोग अगर मेरी विचारधारा को सुनेंगे, वो लोगों को उनकी तब जब उनके सामने रहेंगे तब वो बरगला सकते हैं। रात 12 बजे बरगला नहीं सकते हैं। उनके हाथ में उनका सेलफोन होगा रात 12 बजे, वो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, छुप छुप के ही सही, किसी से हट के ही सही, लेकिन हमारी विचारधारा के समर्थक हैं। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री भी हमारे राज्य के सुनते हैं हमारे वीडियो। दादा, देश में, पूरे देश भर में झारखंड के मजदूर काम करते हैं। जहाँ जहाँ पे मजदूरों का ज़रूरत पड़ता है, पूरे देश में मजदूर जाते हैं, काम करते हैं। पूरे देश के मजदूर को इकट्ठे क्या संदेश देंगे? देखिए, मुझे लगता है वही कार्ल मार्क्स ने जो संदेश दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारी बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। तो मजदूरों को भी कहीं ना कहीं जो भी सरकारें हैं, केंद्र की हैं, उन तक अपना संदेश मजबूती के साथ पहुंचाना होगा कि आखिर यह देश कब तक पूंजीपतियों के अधीन रहेगा और कब तक भगत सिंह के सपनों से आप दूर भागेंगे, कब तक गांधी के सपनों से आप दूर भागेंगे। गांधी का सपना था रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। लेकिन आज देश की सारी रिसोर्सेज, सारी मिनरल्स, सारी सुख सुविधाएँ 10-15% पूंजीपतियों के हाथों में अधीन हो गई है। भगत सिंह कहते थे कि कोई इंसान इतना अमीर ना हो कि दूसरे इंसान को खरीद ले, और कोई इंसान इतना गरीब ना हो कि उसे अपने आप को किसी और को बेचना पड़े। लेकिन आज तो देश में हो रहा है, लोग मधुआ मजदूर बन रहे हैं। मधुआ मजदूर मतलब बेचना खुद को। लोग आज अपने आप को बेच रहे हैं। तो ना भगत सिंह के सपनों का भारत बना है, ना गांधी के सपनों का भारत बना है। और इसका कारण है यहाँ के जो सिस्टम है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत मोटी रकम लेकर चुनाव लड़ते हैं और वे फंडिंग उनको करते हैं कॉरपोरेट्स। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो कॉरपोरेट्स उनको डिमांड्स करते हैं कि हमें ये सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए। जनता का क्या होता है, क्या नुकसान होता है, ये डज नॉट मैटर। तो इसलिए आज देश के भी मजदूरों को इस विषय में सोचना चाहिए। बाकी जो देश है जिन्होंने तरक्की किया है, उनमें क्या स्थितियां हैं, उनको देखना चाहिए, उनको अध्ययन करना चाहिए और उन्हें अपने हालात से लड़ना चाहिए। और साथ ही साथ राजनीतिक में कहीं ना कहीं उन्हें समझ रखनी चाहिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका